फरार बिलासपुर जेल से दुर्ग ले जाते समय कैदी भागा। आइए अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेता अमित शाह ने त्रिपुरा में ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर तैयार हो जाएगा। अमित शाह इस समय चुनावी राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने जन विश्वास यात्रा के तहत एक रैली में राम मंदिर निर्माण की तारीख का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अगले साल अयोध्या में राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। सैकड़ों सालों के बाद वो तारीख कानों में मंदिर की मधुर घंटी की आवाज की तरह गूंजी। ये वो ऐतिहासिक लम्हा था जिसका इंतजार बीते कई सदियों से भारत भूमि को था, करोड़ों हिंदुओं को था। वो राम जो हर दिल में बसते हैं, उनके दर्शन राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर में करने का वक्त करीब आ रहा है। अगले साल रामलला राम मंदिर में विराजेंगे। वो अद्वितीय होगा। उस पर लहराता शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक होगा कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। 5 जनवरी 2023 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन राम मंदिर के दर्शन के लिए टिकट कटाने न्योता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा आंट तक बोलो, जोर से बोलना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा। उन्होंने विपक्षियों को भी जवाब दिया और कहा कि जब वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो राहुल गांधी पूछा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो आज कान खोलकर सुन लें, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार मिलेगा। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद करोड़ों हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में इस समय सीडी कांड की गूंज तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बाद अब पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया है कि उनके पास भी सीडी है, जिसमें ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल हैं। कमलनाथ ने कहा कि सीडी को सार्वजनिक करता तो प्रदेश बदनाम होता, लिहाजा इसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। इससे पहले जब गोविंद सिंह ने बीजेपी नेताओं के अश्लील सीडी का दावा किया था तो गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीडी को सामने रखने की चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश से सनसनीखेज हनी ट्रैप कांड का जन चुनावी सीजन में बाहर निकल आया है। कांग्रेस नेताओं की ओर से एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ने दावा किया है कि उनके पास हनी ट्रैप कांड की कथित सीडी है। कमलनाथ ने सतना में कहा कि उन्होंने सीडी देखी है जो ज्यादातर बीजेपी नेताओं की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की बदनामी के डर से सार्वजनिक नहीं किया गया। देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता
लोकसभा चुनाव में गए, सीधी जाने दी। कमलनाथ का यह बयान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी के पलटवार के बाद आया। गोविंद सिंह पहले ही बीजेपी और आरएसएस नेताओं की अश्लील सीडी होने का दावा कर चुके हैं, जिससे लेकर बीजेपी चैलेंज दे रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि अगर ऐसी कोई सीडी है तो सामने रखें। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखी है तो रखे रखे खराब हो जाएगी, दिखा दो, सबको दे दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको कह ही चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, तो आप इसको रखो मत ही, सार्वजनिक कर दो। वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं समाज के, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात को कहना चाहिए, ये इतना हल्कापन और इस प्रकार की राजनीति वो करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इसलिए मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और मैं पुनः फिर कहता हूं, अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आपने ऐसा बोला है तो समाज के सामने उन चीजों को लेकर के। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बीजेपी नेताओं को कथित सीडी दिखाने के लिए घर आने का निमंत्रण दे चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। जीत के लिए दोनों ही दल साम दाम दंड भेद की नीति पर उतारू हैं। इस बीच प्रदेश में भेद की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस भाजपा के उस कथित भेद को लेकर हमलावर हो गई है, जिसकी कुछ परतें पूर्वीवर्ती कमलनाथ की सरकार में खुली थी और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनी ट्रैप मामला उजागर हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल की शुरुआत का बीजेपी का पहला शक्ति प्रदर्शन आज भोपाल में देखने को मिला। सीएम हाउस में एमपी राजपूत महापंचायत ने क्षत्रिय समागम का आयोजन किया। इस मौके पर न सिर्फ राजपूत समाज की कई मांगों को हरी झंडी सीएम शिवराज ने दी, बल्कि सीएम ने मनभावन टेकरी पर रानी पद्मावती का स्मारक बनाने का एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। सीएम हाउस का ये नजारा सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं, बल्कि चुनावी साल में बीजेपी के जातीय समीकरणों का शक्ति प्रदर्शन भी है। सीएम हाउस में आयोजित राजपूत समागम के जरिए बीजेपी ने सूबे के राजपूत वोट बैंक पर अपना दबदबा दिखाया है। दरअसल चुनावी सीजन में राजपूत समाज की कुछ मांगे हैं, जिन्हें लेकर करणी सेना आंदोलन की रणनीति भी बना रही है। लेकिन इस बीच सीएम हाउस में क्षत्रिय समागम के दौरान ही सीएम ने समाज की कई मांगों को पूरा करने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी। इतना ही नहीं, सीएम ने मनभावन टेकरी पर रानी पद्मावती के स्मारक से बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। जय राणा प्रताप की, जय महाराज छत्रसाल की, धूमधाम से मनेगा। और आप कहेंगे कि स्वरूप क्या हो, सरकार कैसे साथ हो, तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो सबके गर्व और गौरव है, देशभक्ति के पर्याय, स्वाभिमान के प्रतीक है। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। बीच में ये राज्यपाल और बाकी मित्र बैठे, जब फिल्म आई थी पद्मावत, बाद में नाम किया। अगर मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले बैन अगर लगाया था तो मैंने लगाया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया। हम क्या इस फिल्म को नहीं चल रही? अब उस समय के बच्चों पे केस कास बन हो गए, वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सीएम हाउस में राजपूत समाज का ये बड़ा आयोजन तब हुआ जब करणी सेना 8 जनवरी को 21 मांगों को लेकर मेगा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। उधर राजपूत समाज के एक धड़े की नाराजगी पर शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह का कहना है कि कोई नाराज नहीं रहेगा। 3 दिन बाद इस समागम का पॉजिटिव रिजल्ट सबके सामने होगा। अगर नाराज होते तो 8 साल की बच्ची, 12 साल के बच्चे, कई माताएं, कई बहनें इस 8 जनवरी के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पैदल चाल नहीं चल रहे होते। एक बड़े आंदोलन को क्षति पहुंचाने के लिए ये सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है। गौर से देखें, ये वो प्रायोजित प्रोग्राम है जिसमें क्षत्रिय समाज को ही समाज के नाम पे 2 भागों में बांटा जा रहा है। हमारी मांगे वही हैं, हमारा स्थान वही है
हमारा मुद्दा वही है, हमारा औचित्य वही है, हमारा मकसद वही है, स्थान भी वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। दरअसल चुनावी साल में जाति समीकरणों को साधने की कवायद तेज होती जा रही है। बीजेपी का फोकस सिर्फ आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक पर नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को पार्टी साधने में जुटी हुई है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। नारायणपुर में धर्मांतरण पर जारी बवाल के बाद आज बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया। बीजापुर, सुकमा, कोंडा और जगदलपुर सहित बस्तर के कई इलाकों में बंद का असर दिखा। उधर इस बंद के बीच सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी निकाला और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को हुए भारी बवाल के बाद सरकार की कोशिश माहौल को शांत करने की है, लेकिन बस्तर में हालात अलग हैं। नारायणपुर की घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने अपनी नाराजगी जताने के लिए बस्तर बंद का आह्वान किया। इसका असर बीजापुर, सुकमा, जगदलपुर और कोंडागांव समेत बस्तर के कई इलाकों में देखने को मिला। सर्व आदिवासी समाज के इस बंद को बस्तर के कई इलाकों में व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन मिला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बस्तर बंद को अपना समर्थन दिया। जगदलपुर में सन्नाटा छाया रहा और हर तरफ सुरक्षा बलों का पहरा नजर आया। कोंडागांव में जवानों ने फ्लैग मार्च किया और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इधर इस बंद के दौरान सर्व आदिवासी समाज दो धड़ों में बटा नजर आया। एक धड़े ने जहां बंद का आह्वान किया, वहीं दूसरे धड़े ने बंद स्थगित कर दिया। उधर नारायणपुर की घटना के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि घर फूंक कर तमाशा देखने में इन्हें मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। और मैं इस संदर्भ में पहले भी कह चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि इसमें हमारे पहले से ही नियम बने हुए हैं कि अगर कोई उस नियम का वायलेंस करेगा, कोई उसका अगर उस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। क्या ये धर्मांतरण और आरक्षण, ये दो मुद्दा काफी हावी होने वाला ऐसा लगता है चुनाव में? मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और अपना ही घर फूंक करके तमाशा देखने में इन लोगों को ज्यादा मजा आता है। उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी दी है वो कानून का पालन करें और निर्दोषों पर एक्शन के बजाय दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी ने जो है ये भ्रम फैलाकर और जिस प्रकार का उपद्रव पर्दे के पीछे कर रहे हैं, धर्मांतरण को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, तो जिनके खिलाफ में धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हैं वो आज खुले घूम रहे हैं और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। तो घर को कौन जला रहा है? अपने मन में भगत जी हाथ रख के सोचे और फिर उसके बाद में बोले, अपने हाथ रखिए ना अपनी आत्मा के अंदर में कि इसको भी आप झूठ बोल रहे हैं। जिस समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं उन समाज के भाई बहनों के ऊपर में प्रहार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक मूड में है। नारायणपुर के बवाल के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि धर्मांतरण का मुद्दा ट्राइबल इलाकों में ही है। मैदानी इलाकों में इसका असर बहुत कम है, लेकिन पूरे प्रदेश में आरक्षण का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय वाटर विजन 2047 का आयोजन हो रहा है। इस प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन वाटर विजन 2047 का शुभारंभ पीएम मोदी ने वर्चुअली किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए वाटर विजन 2047 अगले 25 सालों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। मध्य प्रदेश में वाटर विजन 2047 का आयोजन। एमपी में बन रहा देश के लिए 25 साल का प्लान। पीएम मोदी ने दिया 5 साल का खास टारगेट।
मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में वाटर विजन 2047 की थीम पर पहली बार देश भर के जल मंत्रियों की साझा बैठक का आयोजन किया गया। इसका पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इसमें देश भर के जल मंत्री और जल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज जल सुरक्षा की दिशा में अभूतपूर्व काम कर रहा है। सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पीएम मोदी ने देश भर के जल मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के जल मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन तो होना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, लेकिन हमें आबादी के हिसाब से प्रकृति के कम जल संसाधन मिले हैं। हमें संसाधनों को जानने की जरूरत है। कुल संसाधन देश भर में कितने हैं, कितने वाटर बॉडीज हैं, कितने बांध हैं, उन बांधों की संख्या का भी स्पष्ट आकलन नहीं हुआ। न हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को कि हमारे भूगर्भ के जल और सरफेस वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, उनका स्पष्ट लेखा जोखा नहीं था। तो दिशा में निश्चित रूप से राज्यों के सहयोग से हमने अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है और हमने एक वाटर प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस तरह का बनाने का की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं कि जहां हम अपने रिसोर्सेज को जान सकें, पहचान सकें, आने वाले समय को लेकर उनकी प्लानिंग कर सकें। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि यहां जल के सभी आयामों पर विस्तार से विचार विमर्श होगा। जल नीति बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को विजनरी लीडर बताया। हमारा देश सौभाग्यशाली कि प्रधानमंत्री जी के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी लीडर मिले। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वो संकल्प लेते हैं और उनकी सिद्धि के लिए अपने आप को झोंक देते हैं और केवल खुद को नहीं झोंकते, हम सबको भी झोंकने की कोशिश करते हैं। मैं ये हृदय से कह रहा हूं, अद्भुत लीडर मिला है देश को। और इसलिए जिन विषयों पर पहले कभी विचार नहीं होता था, अब गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि ये पता ही नहीं था कितनी वाटर बॉडीज है देश में, कितने बांध है, कितने अलग अलग तरह की जल संरचनाएं हैं, कुल कितना पानी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही आज हम केवल आज का नहीं, आने वाले 25 और 50 साल बाद की क्या स्थिति बनेगी, उसकी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। ये सम्मेलन भोपाल में हो रहा है और भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। हमारे यहां कहावत है, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया। भोपाल में वाटर विजन इंडिया 2047 की थीम पर हो रहे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पानी को लेकर 25 साल का विजन तैयार होगा। देश में पहली बार राज्यों के जल शक्ति मंत्री और सिंचाई विभाग के अधिकारी एक साथ पानी की चुनौतियों पर मंथन करेंगे। इस कार्यक्रम में देश की जल समस्याओं को दूर करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र 3 दिन में ही संपन्न। स्पीकर ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। सदन में गूंजा नान घोटाला और चावल वितरण का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगेगी लगाम। शीतकालीन सत्र में विधेयक पास। अलग से सजा का किया गया प्रावधान। सूरजपुर में 2 दिन के दौरे पर बीजेपी संगठन महामंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। संगठन की मजबूती पर जोर। आरक्षण पर सियासी संग्राम। आरक्षण को लेकर अंबेडकर चौक पर बीजेपी विधायकों और सांसदों ने दिया धरना। कहा, आरक्षण को अटकाना चाहती है सरकार। 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। राजनांदगांव में झुकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन।